लिए आज एक बहुत ख़ास इंटरव्यू और ख़ास इसलिए भी कहूँगी क्योंकि पहली बार हम JK 24/7 और लद्दाख एक्सप्रेस कोलैबोरेट कर रहे हैं। और ख़ास इसलिए भी क्योंकि इसलिए खुशी इसलिए होती है क्योंकि लद्दाख में आजकल आप देख सकते हैं युवा किस तरह से लद्दाख का नाम रोशन करते नज़र आ रहे हैं। आज फिर से एक ऐसे युवा हमारे साथ जुड़े हैं जी, जो JEE मेंस जो है उन्होंने क्लियर किया है। और इसके सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं। तो हुसैन जी, आपसे हम कोलैबोरेशन में पहली बार हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो बहुत बारी हम इंटरव्यूज़ करते आए हैं, हम कल्चर पे करते आए हैं, पॉलिटिक्स पे करते आए हैं। एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो बहुत कम पहले जब हमने शुरुआत किया था तो एजुकेशन को लेके बहुत कम कवरेज इसलिए भी होता था क्योंकि जैसे हम कहें कि बच्चे खूब करते थे अच्छे से, मतलब परसेंटेज लाना, बहुत कुछ करना। तो इस तरह बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे जो है जिस तरह से बच्चे कम, जैसे कहा जाता था लद्दाख में कम निकल के आते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हर साल देखते हैं कोई ना कोई अलग अलग फील्ड में जो है काफ़ी कुछ अच्छा करते नज़र आ रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी, सभी को नमस्कार, जुलै सलाम। तो जैसे कि आचार्य रिगजिन मोमो ने बताया बड़े विस्तार से कि ये एक कोलैब है JK 24 और लद्दाख एक्सप्रेस के बीच में। और हमारे जो यंग बच्चे हैं उनमें बहुत टैलेंट है। और हमने इन्हीं 5 सालों में देखा है कि पहले पहले अगर हम देखें तो JEE का स्कोर या नीट का हम स्कोर देखें तो 300 पे या 300 से एबव पे सिलेक्शन होते थे। लेकिन आजकल जो है शायद से एजुकेशन का स्तर इतना बढ़ गया है कि आजकल 400 500 के करीब करीब या 700 के करीब करीब भी बच्चों को जाना पड़ता है, तो तब जाके ये सिलेक्शन होता है, चाहे नीट हो चाहे JEE हो। तो इसी तरह अगर हम बताएं तो रिसेंटली हमारी एक लड़की जो कि आबिदा आफरीन है, NCC कैडेट है, जो कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल किया है। सो कि हमारे जो बच्चे हैं वो हर फील्ड में जो है, चाहे एजुकेशन हो या बड़े स्पोर्ट्स फील्ड हो, हर फील्ड में जो है आगे जा रहा है। इसी तरह से जो है हमारे यहाँ पे एक कल्चर बना के रखा है कि जो बाहर पढ़ना चाहिए या कोचिंग देना चाहिए, ऐसा शायद से ऐसा कुछ नहीं। अगर बच्चा खुद अगर करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, जी हुसैन जी, बहुत खूब कहा आपने। हम ये भी मानते हैं कि मेंटोरशिप जो है बहुत अच्छे से हम बहुत सीरीज़ ऑफ, जिस तरह से हमने देखा एजुकेशन को लेके मेंटोरशिप भी होना कितना ज़रूरी है। और स्ट्रॉन्ग मेंटोरशिप के वजह से भी जो है आज लद्दाख के बच्चों को बहुत सारी दिशा में वो काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम। नोनो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको हम दोनों की तरफ से, चैनल के टीम की तरफ से। तो एक बार फिर से आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमारे दर्शकों को। तो प्लीज़ आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें। स्कूल कहाँ से किया है आपने, स्कूलिंग कहाँ से किया है, शुरुआत कहाँ से किया, कहाँ से आपने, कौन सी स्कूलिंग में से आपने शुरुआत कैसे की, फिर इस जो अभी स्तर है, जो इस पैमाने पे है, किस तरह पहुँचे आप? तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम सेवांग नमग्याल है। मैं माठो नामक गांव से हूँ। मेरे मेरे माता पिता का जॉब बैंगलोर में था, तो मेरी स्कूलिंग भी उधर से हुई थी। सो फर्स्ट टू 6 स्टैंडर्ड मैंने KV से किया था और 7 टू 12th मैंने नारायणा नामक एक स्कूल से किया था। मेरे मेरे फादर इसरो में साइंटिस्ट है और मेरी माँ CPWD में सिविल इंजीनियर है। और अभी जे मेंस 2025 में मैंने BTech पेपर में CRL 734 हासिल की है विद परसेंटाइल ऑफ 99.96 एंड ST रैंक 2। PR में 99.96 के साथ ST रैंक 1 और बी प्लानिंग में 99.97 के साथ ST रैंक 1। जी, तो आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में किया है तो जब आप बता रहे थे तो काफ़ी आसान लग रहा था कि आपने ये किया, तो उसमें बहुत सारी मेहनत भी लगती है नोनो। तो हम आपसे ये भी शुरुआत ये सवाल करेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया है? तो पहले तो फ्रॉम एन अर्ली एज मेरी साइंस में बहुत इंटरेस्ट थी। मैं अपने माँ बाप के साथ साइंस म्यूज़ियम, साइंस पार्क्स, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ओपन डे इधर उधर जाता रहता था। तो उधर जो मशीनें होते थे, फिज़िकल फिनोमेना, उनके एक्सप्लेनेशंस होते थे कि ये क्यों हो रहा है, तो उनको पढ़कर थोड़ी इंटरेस्ट होती थी मुझे। तो उस इंटरेस्ट के साथ मैंने 7th स्टैंडर्ड में नारायणा ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने ओलंपियाड्स के लिए तैयारी शुरू की थी, जो कि होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन HVCSE से कंडक्टेड होती है। ये सब गवर्नमेंट फंडेड ओलंपियाड्स हैं जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वेश्चन करती हैं।
तो उसके बाद मैंने 11th और 12th में जे की तैयार की थी और फिर हो गया। तो जिस तरह से अभी च्योंग नामग्याल ने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से इन्होंने अपना जेई का जो आज स्कोर ये बता रहे थे कि इसे एसटीए रैंक फर्स्ट 1 आना या जो भी इन्होंने अभी तक मेहनत किया उसके बारे में बड़े विस्तार से बता रहे थे। तो क्या कुछ कहेंगे नोनो, जिस तरह से आप बाहर पढ़ने के लिए गए थे, आपने कर्नाटका में देखा होगा, बेंगलोर में देखा होगा, हमारे बच्चों में और उनके बच्चों में क्या डिफरेंस होते हैं? क्या हमारे बच्चों में भी उतनी टैलेंट होती है या वो दिखा नहीं पाते हैं डर की वजह से या शाइनेस की वजह से? क्या कुछ कहेंगे? तो इंसान तो हम सेम ही हैं, एज फ्रॉम ए फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमारी बॉडी और उनके बॉडी में कुछ अंतर नहीं है। अंतर ये है कि एक्सपोजर, एक्सपीरियंसेस और चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग कैसे है। इधर लद्दाख में साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी लैकिंग है, जो साइंस में एजुकेशन का स्प्रेड है वो कम है। उधर मैंने देखा है कि बैंगलोर जैसे शहरों, बड़े शहरों में ये साइंस की एजुकेशन जो होती है वो बहुत अर्ली एज से स्टार्ट होती है और ये जो माइंड है वो भी फ्रॉम एन अर्ली एज इट इज़ द मोस्ट मैलेबल एंड मोल्डेबल एंड गुड impulse at an early age helps the student achieve greater success later in life. जी, तो वही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब आपके बचपन रहे होंगे तो जब आप बहुत फॉर्चुनेट है क्योंकि आपके मदर फादर जहाँ मेंटोरशिप आपका हुआ होगा बहुत अच्छे से हुआ है, तो फॉर्चुनेट भी हम मानते हैं। तो वही नोनो, क्योंकि जब आप समझने लगते हैं चीज़ों को तो आपके खास हॉबीज़ क्या रहे हैं? क्योंकि अभी हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो है मोबाइल एडिक्शन में चले जाते हैं, फिर दुनिया बहुत अब छोटी हो गई है क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें आने लग गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पे कॉपी करते हैं। तो हम बार बार यही बोलते हैं कि कल्चर ख़त्म हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो आपने किस तरह से वो एज जो रहा आपका, उसको किस तरह से अपने सही दिशा में किस तरह से यूटिलाइज किया है? तो फ्रॉम प्राइमरी स्कूल में तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी। इधर उधर जो साइंस है उसको देखकर मज़ा आता था। मैं फ्रेंड्स के साथ खेलता था बाहर, बहुत ज़्यादा फुटबॉल ज़्यादा खेलता था। स्कूल में भी फुटबॉल का स्ट्राइकर रहा था। रियल स्टडीज 7th के बाद हुई, जब मेरी इंटरेस्ट साइंस में ज़्यादा बढ़ने लगी। तब मैंने बहुत सारे टेक्स्ट पढ़े, विकीपीडिया आर्टिकल्स पढ़े, ऑनलाइन अच्छी रिसोर्सेज भी होते हैं। एक सोशल मीडिया अब तो डिस्ट्रैक्शन है थोड़ा, उसको मॉडरेटली यूज़ करना अच्छा होता है। यूट्यूब पर भी अच्छे चैनल्स होते हैं जो साइंस के कंटेंट फ्री में देते हैं, तो मैं उन्हीं को देखता था। 3 Blue 1 Brown हो गया, रिटासिम हो गया, वैसे बहुत सारे नामक चैनल्स हैं। और फिर मेरी इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा थी। फ्रॉम अर्ली एज मेरे पास एक कंप्यूटर था, तो उस पर ही मैं ओएस डालता था, हार्ड डिस्क रीसेट करता था और एक और ऑपरेटिंग सिस्टम डालता था, फिर लिनक्स डालता था। एक बार हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गया, तो वही चाइल्डहुड वही रहा। तो जिस तरह से नोनो च्योंग नामग्याल ने अपने बड़े विस्तार से बताया कि क्या कुछ हॉबी इनकी रहा है और फ़ोन एडिक्शन के बारे में भी बताया, और उन्होंने एक ये चीज़ बताई कि अर्ली एज में जो है बाहरी दुनिया, अगर हम यहाँ से लद्दाख के बाहर देखा जाए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लद्दाखी से सीधा हिंदी में शिफ्ट होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर इधर उधर होता है तो माफ़ी चाहता हूँ वर्डिंग में, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से वहाँ पे अर्ली एज में जो है साइंटिफिक माहौल जो है क्रिएट किया जाता है बच्चों में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आजकल शायद से यही है कि बच्चा जिस फील्ड में अगर जाना चाहे उनको या 3rd स्टैंडर्ड से ही उसी फील्ड में ही बच्चे को आगे लेके जाए। यहाँ हमारे यहाँ पे शायद से, आप पहले यहाँ ये होते थे कि 10th के बाद सोचा जाता था कि 10th के बाद शायद माँ बाप भी शायद प्रेशराइज करते बच्चों को कि ये करो, आपको आर्ट्स नहीं लेना है, मेडिकल लेना पड़ेगा। ये नहीं देखते कि पहले अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चों को इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है तो उसी सब्जेक्ट पे उसको स्पेसिफिकली उसको मेहनत करवाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही। और क्या कुछ कहेंगे उन पेरेंट्स को, जैसे कि आपका तो अपब्रिंगिंग जो है एक अच्छे माहौल में हुआ है, लेकिन आप क्या उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे, जैसे कि अगर कोई बच्चा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो या किसी साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, क्या तो उनको अर्ली एज पे उसी सब्जेक्ट के द्वारा डालना कितना ज़रूरी है? तो ये जो वेरियस फील्ड्स हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी या साइंस में हो, आर्ट्स है, मेडिकल है, तो उनमें भी जा सकते हैं। पेरेंट्स का रोल यही है कि अपने बच्चों की इंटरेस्ट को देखें
और उनको हेल्प करे, जो गोल उनको अचीव करना है उनको एक्सपोजर दे, इधर उधर ले जाए, उनको पढ़ाए उन सब्जेक्ट पर। तो अगर एक अर्ली एज से इस डायरेक्शन में हमने स्टीयर किया तो उसके बाद जो कैंडिडेट या स्टूडेंट है वो खुद अपने विल पावर और डिटर्मिनेशन से अपने गोल को हासिल कर ले। जी, तो नूनू बहुत बारी हम ये सुनते हैं, अब पता नहीं किस तरह डिफाइन करेंगे कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर देते हैं, टीवी देखना बंद करते हैं, जो सोशल गैदरिंग है उसमें जाना बंद करते हैं, तो इस तरह से तैयारी की जाती है। और अगर आप 24 घंटे में से 21 घंटा आपको पढ़ना है, तो इस तरह के नोशंस बहुत है। क्या आपने भी ऐसे किया? क्या ऐसे सच में होता है जब आप तैयारी करते हैं? तो इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी ट्रुथ है। हाँ, ये जो सोशल मीडिया एप्स है, टेलीविजन है, सोशल जी, गैदरिंग है, जी, ये बहुत स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज हाँ, है। हाँ, तो ड्यू टू द हाई स्टिमुलेशन इट डिग्रेड, जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स और रिसेप्टर्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो जब हम पढ़ाई या कोई टास्क में बैठे जो जिसके लिए हमें बहुत सारी फोकस चाहिए, तो उस वक्त हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर कोई अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी या फिर कोई फोकस वाले काम करने चाहते हो तो इनको अवॉइड करें, मॉडरेशन में रखें, ज़्यादा ना करें, तो फिर ठीक है। जी। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे नोनो, क्योंकि India. Iyan, sabi mo sa no ni iusong ba? Yung sila. यूँ तो जिस तरह उन्होंने आपने कहा कि जिस तरह से मैंने आपसे सवाल किया, आपने बोला हाँ ये डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और आपको इन चीज़ों पे अवॉइड करना है। तो उन्होंने लद्दाख में भी काफ़ी पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से लद्दाख में एक सेंटर होना चाहिए था, या साइंस लैब्स होने चाहिए थे, या बच्चों के लिए जो स्कूल में ये कहा जाता है काउंसलिंग की बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ होती नहीं है। तो इस वजह से एक ही डायरेक्शन में बच्चे जाते हैं कि 10th में अब क्या लिया जाए, सवाल उनके दिमाग में अब घूमता है उस वक्त। क्योंकि एक तरफ से जैसे आपने कहा कि बाहर जैसे स्कूल्स में पढ़ते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ साथ आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ कहाँ हैं। तो लद्दाख में ये चीज़ होना कितना ज़रूरी है, और एक लैब कितना होना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार अगर आप कुछ अलग कोशिश करना चाहते हैं तो आपको बाहर जाना पड़ता है, स्पेशली जब हम साइंस की बात करते हैं। तो आप क्या समझते हैं? तो आपने जो कहा है वो सही है। लद्दाख में भी टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और उन टैलेंट्स को राइट डायरेक्शन में स्टीयर करने के लिए मेंटर्स, टीचर्स, एजुकेटर्स और पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे पिता जो हैं उन्होंने LSF खोला था, लद्दाख साइंस फाउंडेशन। और जो कॉम्पिटिटिव अरीना चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स बैटल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी स्टैंडिंग कैसे हैं, उसके लिए हमने लद्दाख ओलंपियाड्स कंडक्ट किए थे और फास्ट फ्यू पेपर्स मैंने डिज़ाइन किए थे। तो टैलेंट ज़्यादा है, बच्चों का परफॉर्मेंस भी अच्छा था, फिर भी देयर इज़ अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। और ये जो बाहर जाने की बात है, मेरे ख्याल से अगर आप में डिटर्मिनेशन है और विल पावर है तो आजकल ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा कोर्सेस हैं, जो फिज़िक्स वाला हो गया, अनअकैडमी हो गया, वो सस्ते भी हैं, इधर से पेड कर सकते हैं। और साइंस जो एक्सपोजर फील्ड्स चाहिए इधर, उसमें एक साइंस सिटी बनाने का प्रपोजल दिया था LSF ने, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा है। अगर वो हो तो एक जगह मिलेगी बच्चों को साइंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए साइंस के टॉपिक्स पर, क्योंकि ये जो साइंटिफिक माइंड है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से आप इन्होंने सेवंग ने बड़े विस्तार से बताया कि क्या कुछ माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है लद्दाख में, जैसे कि इन्होंने कहा कि एक साइंटिफिक लैब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी को भी अगर टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जाना हो या साइंस लेना हो या इंजीनियरिंग में जाना हो, तो एक लैब यहाँ पे अच्छे स्तर का एक लैब होना बहुत ज़रूरी है, इन्होंने बताया। तो अभी थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ा शिफ्ट होकर हम थोड़ा एडिक्शन के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि अभी के जो हमारे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स जो है बड़ी अर्ली एज से मोबाइल थाम देते हैं। जो ही बच्चा रोना शुरू करता है उनके हाथों में मोबाइल थाम देते हैं। तो एक वो भी एक बुरी आदत
शायद से मैं समझता हूँ कि बच्चों को इस तरह से एकदम रोल या तो एक मोबाइल पकड़ लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा कल्चर हम बना सकते हैं कि अगर कोई माँ बाप यहाँ पे किताबें उठा के बैठे हैं अगर बच्चों के सामने, या हम कोई साइंटिफिकली कोई बात करें या इंजीनियरिंग की बात करें घर में भी, क्योंकि आजकल के तो माँ बाप भी शायद पढ़े लिखे ही होते हैं ज़्यादातर। तो ऐसा क्या, आपका क्या कहना है कि मोबाइल जो एडिक्शन अर्ली एज में दिया जाता है उससे बहुत नुकसान होते होंगे, क्या कुछ कहेंगे? तो आपने जो से कहा वो सही है। अर्ली एज पे जो माइंड है वो बहुत वल्नरेबल है। जो इन्फ्लुएंसेस अर्ली एज में देते वो डीपली इंग्रेडेड हो जाते हैं। तो ये जो मोबाइल देना है वो पेरेंट्स की थोड़ी गलती है, मगर पेरेंट्स भी बिजी होते हैं, उतना टाइम नहीं रहता उनके पास। तो अंडरस्टैंडेबल है कि वो ये क्यों करेंगे। मेन कॉज ये कि लैक ऑफ अवेयरनेस होता है उनके पास। तो मोबाइल में सजेस्ट करूँगा कि ना दें, अर्ली एज पे थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि ये जो एडिक्शन है वो हमारे फोकस करने की एबिलिटी को डैम्प करते हैं। तो इसके सब्स्टिट्यूट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। एक तो आपने टाइम निकाल सकते हो बच्चे के साथ बैठकर उनको कुछ पढ़ा सकते हो, बुक पढ़ा सकते हो, कहानी बता सकते हो, या फिर खेलने जा सकते हो। मैं खेलता था दोस्तों के साथ जब मैं बोर होता था। तो ये मेरी ओपिनियन है। तो क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आपने कहा था कि अभी आपका एडवांस जो है 99.6% के साथ शायद और इंडिया रैंक एसटी टॉपर आया हुआ है, तो अभी मेंस आपने दिया है, होपफुली शायद वो भी अच्छा होंगे। तो क्या कुछ कहेंगे हमारे जो उन बच्चों को जो जेई के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, उन बच्चों को लेके आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से मैं भी एक आईआईटी में जाना होगा तो आप उन बच्चों को किस तरह की या किस स्तर पे उनको मेहनत करने की ज़रूरत है? तो आप सबको पता है जेई जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है दुनिया में। तो इसी के साथ साथ जो मेहनत करने की ज़रूरत है और जो पढ़ने की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो जेई है ज़्यादातर इसका सिलेबस वास्ट होता है और इक्वली मोर चैलेंजिंग जो होता है इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि 80 to 90% ऑफ द पेपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं उसको अप्लाई करना भी पता होना चाहिए। और ये नहीं है कि सिर्फ जेई करना है और आईआईटी में जाना है, क्योंकि ये जो जेई है वो अगर आपने जेई क्वालिफाई किया है तो ये आपकी हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन और थिंकिंग स्किल्स की टेस्ट प्रूफ करते हैं कि आपकी माइंड वन ऑफ द बेस्ट है। और अगर नहीं भी हुआ तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो होते हैं, यूपीएससी हो गया या फिर जब ग्रेजुएशन के बाद जॉब होगी, तो ये 2 साल या कई साल की मेहनत और आपने जो सीखा है वो उधर भी हेल्प करती है। जी। तो जिस तरह जिस तरह से आपके फ़ादर साहब ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनके लद्दाख की तरफ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बच्चों को सपोर्ट किया है दूर-दराज़ इलाकों में जिनमें बहुत पोटेंशियल है, उनको आइडेंटिफ़ाई किया है। वो बहुत सारी जगहों पे अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में वो अभी पढ़ रहे हैं। तो वही नूनो आपका जिस तरह से फ्यूचर इनिशिएटिव्स क्या रहेंगे? ख़ासकर लद्दाख की तरफ हम जब बात करें, जिस तरह आपके फ़ादर साहब ने कंट्रीब्यूट किया है, तो आपके क्या दिशा रहेंगे लद्दाख के बच्चों की तरफ? तो मेरी इच्छा ये है कि लद्दाख में जो साइंस का माहौल है वो और बेहतर बने। वी नीड मोर साइंटिफिकली माइंडेड इंडिविजुअल्स, क्योंकि आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कल इस कंट्री को रन करेंगे, और जो साइंटिफिकली माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं वो इस जगह को प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। तो मेरी इस स्कोर के साथ ये इच्छा है कि भविष्य में और अच्छे स्कोर्स आए, इसको भी पीछे छोड़ दें। तो वही होगा तो बहुत खुश हूँ। जी, तो नूनो आपने भी जैसे लद्दाख के हैं आप, तो बहुत सारे आप न्यूज़ देखते होंगे, बहुत सारे आप थोड़ा कंज़्यूम करते होंगे इन्फॉर्मेशन लद्दाख के बच्चों में वो क्या हो रहा है, जिस पर हम ये बोला जाता है कि लद्दाख के बच्चे जो है वो बिगड़ रहे हैं, ड्रग्स एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो आपका नोशन किस तरह रहेगा नूनो? क्योंकि हमारा सोसाइटी जो है वो बहुत छोटा है और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। तो क्या ये सही रहेगा, क्योंकि हर बार जो है बच्चों को टारगेट किया जाता है या बच्चों को बोला जाता है कि आप बिगड़ गए हो या बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो इसमें एक सोसाइटी का या खासकर सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है या पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? तो ये जो ड्रग्स की बात है, मेनली अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, जो हो रहा है मेरे हिसाब से। काउंसलिंग्स हो रहे, गैदरिंग्स हो रहे। ये जो ड्रग्स हैं वो एक बार ले लिया तो
हमारे डोपामिन सिस्टम के साथ इंटरफेयर करते हैं और एक बार लेने के बाद बार लेना पड़ता है। अगर अवेयरनेस हो तो पता चल जाता है कि ये नहीं लेना चाहिए। तो मेनली अर्ली एज से ये एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि रैशनलिटी बनानी चाहिए उनके पास। क्या ये सिर्फ जो ब्लेम है वो बच्चों पे जब आप थोप देते हैं, क्या ये सही है, आपको लगता है? क्योंकि एक एल्डर होने का या एडल्ट होने का उनका कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है, यहाँ पे वो लोग जाते हैं, इधर ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, तो एज ए सोसाइटी या एज ए पेरेंट्स जो है उनका कितना बड़ा रोल होना चाहिए? क्योंकि आप भी ऐसे एक माहौल में थे, अगर आपको माहौल नहीं मिलता तो आप शायद कुछ और डायरेक्शन में होते इस समय। तो एक सही माहौल पैदा करना, एक सही माहौल सोसाइटी में बनाना कितना ज़रूरी है? तो I don't think we can say that the students are fully at blame here. The drugs जो है उनको एडमिनिस्टर करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूट ना हो, और जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग ये सप्लाई करते हैं वो एडल्ट्स ही होते हैं। और पेरेंट्स का, सोसाइटी का ये भी रोल होना चाहिए कि देखा जाए कि ये ड्रग्स ज़्यादा सर्कुलेट ना हो, बच्चों में अवेयरनेस पैदा करें। मेरे ख्याल से इतना ही बोलूँ। तो जिस तरह से नोनो चोस्पन ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से जो ड्रग एडिक्शन हमारे सोसाइटी में आजकल बढ़ रहे हैं, और हालांकि इन 2-3 सालों में और भी बढ़े हुए हैं। शायद हम अचरिक जनोमो भी इस पर रिलेट कर पाएंगे कि बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ड्रग्स का केसेस जो है हम देखते पुलिस में भी, या हम देखते रोज़ बरोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको लद्दाख में कम करने की बहुत ज़रूरत है। और इन्होंने कहा है कि एक सोसाइटी में हमारे जो पेरेंट्स है, या सोसाइटी की जो NGOs है जो इन पे काम करते हैं, या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको भी जो है बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इन्होंने कहा। तो ज़्यादा कुछ ना कहेंगे, और आखिर में ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या कुछ कहेंगे उन बच्चों को आप, क्या कुछ मैसेज देंगे या क्या कुछ टिप्स देंगे जो अभी शायद JEE के लिए या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि शायद 1-2 साल की तैयारियां होती हैं उनकी? क्या कुछ उनको एक छोटा सा टिप्स देना चाहेंगे आप, जो कि हमने देखा है कि कई सारे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाद में फिर सुसाइड वाले स्टेज पे भी आ जाते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? तो जी बस जे के लाइफ की बराबर नहीं है ये, जो जे है तैयारी है, कॉलेज में जाना है, वो अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ फिर भी ज़िंदगी में बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं, आप उनमें एक्सप्लोर करें, क्योंकि हो सकता है कि आप टेक्नोलॉजी में ना हो मार, और दूसरे ज़्यादा फील्ड्स में आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो ज़्यादा हो। और जो लोग जे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बुक्स रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, अगर वो कोई यूज़ की हो, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी में यही बुक्स यूज़ की थी। तो जो मैथ्स में है फॉर बेसिक्स सिंगेज बाय जी तेवानी, फॉर फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोरा, और केमिस्ट्री में NCERT पढ़े। NCERT इम्पॉर्टेंट है मगर सफिशिएंट नहीं है, तो इसके साथ और बुक्स की ज़रूरत होती है। तो फिज़िकल में पीटर एटकिंस, इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री और NCERT, और फिज़िकल में ऑर्गेनिक में सोलोमन सनफ्रायल, को-ऑथर्ड बाय MS चौहान। अगर आपने ये बुक्स कर ली हैं और कंटेंट की ज़रूरत होती हैं तो और सेट ऑफ बुक्स हैं मैथ्स के लिए, Advanced Problems in Algebra and Coordinate Geometry by Vikas Gupta sir, and Geometry Revisited and Geometry of Conics published by American Mathematical Society. Physics के लिए 200 Puzzling Problems in Physics by Peter Nadick, Basic Laws of Electromagnetism by I.A. Rodov, and Aptitude Test and Problems in Physics by S.S. Grotov. और केमिस्ट्री के लिए भी 3 बुक्स हैं, ऑर्गेनिक के लिए ग्लेडल, इनऑर्गेनिक के लिए J.D. Lee, और फिजिकल के लिए लीवाइन। जी, इन्होंने बहुत सारे बुक्स के नाम आपने बताए, ऑथर्स के नाम बताए हैं, तो हम यही समझते हैं बहुत सारे बच्चों को जो है आप एक इंस्पिरेशन है इस टाइम, और बहुत सारों को हेल्प हो जाएगा। फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे चाहते होंगे कि आपसे कांटेक्ट करें, तो क्या आपने कुछ अपने नंबर जारी किए हैं या ईमेल एड्रेस, या किस तरह से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं? अगर अप्रोच करना तो मुश्किल है, आप मेरे फादर को अप्रोच कर सकते हो फेसबुक या व्हाट्सएप पर, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, सिर्फ व्हाट्सएप है मेरे पास। तो
आप अगर मेरे फादर के साथ रीच आउट करेंगे तो मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। जी, तो उन्होंने आखिर में यही आपसे जिस तरह से शुरुआत हम जब आपने यहाँ पे हमें बताया कि साइंस में जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें होना चाहिए या लैब होना चाहिए या साइंस के स्तर पे जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस पे आपने बहुत अच्छे से कही है जो अभी लैक करता है लद्दाख में। तो क्या अपील रखेंगे खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे जिस तरह से लद्दाख में अभी बहुत सारी चीज़ों पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वही साइंस के ऊपर आप क्या अपील करेंगे उनसे? मेरी तो यही चाह है कि साइंस की फॉस्टर हो, तो शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइंटिफिकली माइंडेड प्रोफेसर्स या फिर ग्रेजुएट्स को हायर कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि क्योंकि उनके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, खासकर प्रोफेसर्स की कैसे यंग माइंड्स को एजुकेट करा जाए साइंस में, और उन्हीं टॉपिक्स हैं जैसे काइनेमैटिक्स हो गया या फिर रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, उन पर डेमोन्स्ट्रेशंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेटेड साइंस प्रोफेसर्स। और लद्दाख कितना खास पोटेंशियल रखता है साइंस की तरफ हम रुख करें तो? As a potential, the population are very bright. If I can do it, anyone else can do it. मेरी और दूसरे लद्दाखों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस जो बिगिनिंग चाइल्डहुड में अपब्रिंगिंग हुआ उसी की वजह से ये एक्सीलेंस हो गए। आई बिलीव लद्दाख कैन अचीव ग्रेटर सक्सेस एंड वी मस्ट बी देयर टू प्रोवाइड। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं, खासकर जो बच्चे आपको देख रहे हैं, खासकर जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं, और उन सभी के लिए हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव था कि आपके हमारे द्वारा चैनल दोनों के द्वारा आपके जो प्रिपरेशंस कैसे रहे, किस तरह से आप तैयारी करते हैं, क्या आपने कहा वो पहुंचाने की कोशिश रही है। तो फिर से शुक्रिया, फिर से बहुत 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 मुबारक हो आपको। हमारे साथ छेवांग नमग्याल। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इस हमारे माध्यम के द्वारा बहुत सारे बच्चे जो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने किस तरह से तैयारी किया है, तो हमारी एक छोटी सी कोशिश रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, आपकी फैमिली को भी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम और भी ऐसे युवाओं को लाने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से अगर आपकी कहीं भी जो खासकर बच्चों की अगर हेल्प हो सकती है तो हम ज़रूर इस इनिशिएटिव को जारी रखेंगे। तो उसी के साथ मैं रिक्जिन मांगू। तो जिस तरह से अभी रिक्जिन ने और नुनुचेंग नमग्याल ने बड़े विस्तार से बताया, कुछ बुक्स का भी इन्होंने नाम बताया जो कि हमारे शायद जो बड़ी मेहनत से इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए एक मदद रहेंगे, और इसको जो है शायद हम लिख के भी हम पोस्ट करेंगे, और हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है वो शायद आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह अगर आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, चाहे हिंदी में हो चाहे लद्दाखी में हो, अगर आपको और भी अगर इस तरह के प्रोग्राम करने के आप सुझाव देते हैं तो हमें सजेशन दे सकते हैं इन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और भी इस तरह के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करने की। और एक बार लद्दाख एक्सप्रेस की पूरी टीम की और JK 24/7 की टीम की ओर से आपको हार्दिक बधाई देते हैं और आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ इस छोटे से पॉडकास्ट जैसे में आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही और प्रोग्राम आपके साथ करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रही है लद्दाख एक्सप्रेस के साथ, JK 24 न्यूज़ के साथ। थैंक यू। जुले।